जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जी के प्लान पे स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो देखिए कि ज्ञान बिंदु का हम लोग बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज देख रहे हैं लोग, और अभी तक हम लोग 32 तक देख लिए हैं लोग, और ये 33वां टेस्ट सीरीज है। तो इसे हम लोग देखेंगे लोग। अभी इसका पीडीएफ आप जानते ही हैं, जी के प्लान टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, वहाँ से भी लिया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन पूछा जाए, देखा जाए। पहला क्वेश्चन है, सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? तो जो सेनापति है ये यौगिक शब्द है। यौगिक मतलब दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो देखिए, एक सेना है और एक पति है, तो दोनों अलग अलग शब्द है, दोनों को मिलाया गया तो यौगिक शब्द ही मिला। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो देखिए, रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है? जिस शब्दों के सार्थक खंड या टुकड़े न हो उसे रूढ़ शब्द बोला जाता है। जैसे घर है, अब घर को दो भागों में बांटिएगा तो कोई मीनिंग निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो इसे रूढ़ शब्द बोला जाएगा। और यौगिक शब्द का मतलब होता है कि जिसे दो भागों से अधिक खंडों में, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नया शब्द बनता हो और दो खंडों में बांटा जाए तो उसका कोई ना कोई शब्द निकलता हो। जिससे विद्या है तो विद्या को दो भागों में, विद्यालय के दो भागों में विद्या प्लस आलय बांट सकते हैं, तो दोनों का अपना अपना है। राजपुत्र यानी कि राज का पुत्र, तो ये दोनों का अलग अलग हो सकता है। योग रूढ़ का मतलब होता है जिन शब्दों का अर्थ रूढ़ हो तथा जो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे योग रूढ़ बोला जाता है। जैसे दशानन, तो दशानन को बांटिएगा तो शब्द तो मिलेगा नहीं, लेकिन दो शब्द से मिलकर बना है, लंबोदर, नीलकंठ, तो ये सब आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, दूसरा का नंबर। उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिएगा कि पंखा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, किंतु उषा उसी की खास कंपनी के पंखा का नाम है, इसलिए उषा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, तो देखिएगा एक तरफ जातिवाचक संज्ञा, एक तरफ व्यक्तिवाचक संज्ञा दिए गए हैं। फल, फल मतलब कि जितना फल है सभी इसमें आ जाएगा, तो ये जाति दिखा रहा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए कि आम, लीची, कटहल, सेब, ये सब क्या हो गया? ये आपका व्यक्तिगत दिखा रहा है कि आम मतलब एक ही फल को बोला जाता है, और फल मतलब कि पूरे फल के समूह को बोला जाता है, तो ये आपका जातिवाचक हो गया और ये आपका व्यक्तिवाचक हो गया। फूल, फूल भी पूरे फूल को ये डिनोट करता है। और चंपा, चमेली, गेंदा, अड़हुल, ये सब आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। लड़का, राम, मोहन, सोहन, आदित्य, कुछ भी हो सकता है। और ये तो पूरे लड़का के समूह को, वैसे ही पुस्तक है, ये पूरे पुस्तक के समूह को यहाँ पे रेखांकित कर रहा है। हिंदी, गणित और व्याकरण, ये आपका हो जाएगा। तीसरा का नंबर क्वेश्चन है, निरोग शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो नी जो है ये आपका उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि शब्द के पहले आके और उसमें एक नया शब्द बना दे तो उसे उपसर्ग बोला जाता है। तो जिससे रोग है, तो रोग एक शब्द है और इसमें नी जुड़ गया तो क्या हो गया? निरोग हो गया, तो एक अलग शब्द बन गया, तो इसी को बोला जाता है। जैसे कि उदाहरण में देखिएगा, नी प्लस डर यानी निडर, नी प्लस कंपा यानी निकंपा, और नी प्लस गोरा यानी निगोरा, तो ये क्या है? अलग अलग ये दर्शाया जा रहा है। देखिए क्या कि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, निरपराध यानी निर प्लस अपराध, और निर प्लस धन निर्धन, निर प्लस गुण निर्गुण हो जाएगा, तो ये सब याद रखना है। निस उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, नी प्लस सार निसार हो जाएगा, नी प्लस चित निश्चित हो जाएगा, नी प्लस चल निश्चल हो जाएगा, और ऐसे ही है निस प्लस तार निस्तार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, तीव्र का विलोम शब्द क्या हो जाए? तो तीव्र का विलोम आपका मंद हो जाएगा यानी धीमा हो जाएगा। देखिएगा कि तीव्र का अर्थ तेज होता है और मंद का अर्थ धीमा होता है। तीव्र एक पर्यायवाची शब्द है, और शीत का विलोम ताप हो जाएगा, अनुराग का विलोम हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 के बाद इसमें पूछा जा रहा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें कौन नहीं है? यानी 3 है, एक नहीं है। तो मीठा अमृत का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि देखिए सोम, सुधा, पीयूष, ये सब अमृत का पर्यायवाची शब्द है। देखिए कि सोम, पीयूष, सुधा, अमृत, मधु, सुरभोग आदि ये सब अमृत का पर्यायवाची है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? तो देखिएगा इसमें शुद्ध कौन सा है? तो दर्पण, ये दर्पण ऐसे ही लिखा जाता है और ये शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, राम पेड़ से गिर गया, कलांकित शब्दों के कारण भेद के उचित विकल्प को चुनिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। तो देखिएगा अपादान कारक मतलब क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से दूर, अलगाव, भय का बोध हो उसे अपादान कारक कहा जाता है। देखिए कारक दिया गया है और विभक्त चिन्ह दिया गया है, तो देखिएगा कि कर्ता कारक ने कर्म कारक को, और कारक कारण कारक से, और संप्रदाय कारक को के लिए, और अपदान से, और संबंध कारक का, के, की, रा, रे,
और अधिकरण कारक पे में और पर हो जाएगा, संबोधन कारक हे अरे अजी ये सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा युग्म गलत है। तो गलत युग्म हम लोग को चुना है, तो आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बहन और बहने, ये आपका नहीं होगा। गाड़ी गाड़िया हो जाएगा, घोड़ा घोड़े हो जाएंगे, वस्तु वस्तुएं हो जाएगा, लेकिन ये आपका गलत है। तो ये एक वचन और बहुवचन यहाँ पे देख लिया जाए, तो देखिए कि गाड़ी का आपका गाड़िया हो जाएगा, घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, वस्तु का वस्तुएं, बहन का बहने हो जाएगा, और नारी का नारिया हो जाएगा, बच्चा का बच्चे, माता का माताएं हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहने यहाँ पे गलत है, यहाँ पे बिंदु नहीं है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 5 प्रकार के होता है लोग। एक ह्रस्व स्वर हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, जो दूसरे का उपकार माने तो उसे क्या बोला जाता है। तो उसे बोला जाता है कृतज्ञ। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए कि अनेक शब्द हैं और एक शब्द है, किसी के उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ, जो दूसरे के उपकार को माने उसे कृतज्ञ, जताने या बताने का कार्य ज्ञापन, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, और 2 बार जन्म लेने वाला ये द्विज हो जाएगा, कम बोलने वाला ये मितभाषी हो जाएगा, और जो मधुर बोलता हो उसे मधुर भाषी, भेड़ का बच्चा मेमना, और कम खर्च करने वाला मितव्ययी। तो ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट सेंटेंस। तो ये आपका बी सही हो जाएगा, ही डज नॉट नो हाउ टू राइट। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला क्वेश्चन देखें, 12 नंबर क्वेश्चन है, द बुक मर्चेंट ऑफ द वेनिस वॉज राइटेड बाई। तो किसके ये क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, मैचेट वाज ए कैरेक्टर इन। तो इसका हो जाएगा शेक्सपियर ड्रामा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज इज इंडिकेटेड। तो ये आपका देखिए फॉर एग्जाम्पल। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, वुड इज दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए लाइंग पोएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, द एंटोनिम्स आर द वर्ड्स ऑफ। तो इसका राइट आंसर बी सही है, अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ब फ्रॉम द फूड इज। तो फीड हो जाएगा इसका। तो ये आप देखिए। अगला क्वेश्चन है, द एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉल्ट इज। तो ये इसका क्या हो जाएगा। तो फॉल्टी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, विच वन इज द नॉट करेक्ट। तो इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए कि फोटोज ये आपका करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, फोटो करेक्ट स्पेलिंग होती है, तो ये आपका करेक्ट है, वो करेक्ट नहीं है। इसके बाद 20 नंबर को में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द फ्रेज इन ए नॉस्ट सेल मीन्स क्या होगा। तो इसका संक्षिप्त होता है, और देखिए कि इन शॉर्ट का भी संक्षिप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद कुछ और भी दिया गया है, तो इसमें देख लिया जाए, एन आर्म एंड लेग ये काफ़ी महंगा हो जाएगा, ब्रेक ए लेग ये भाग्य तुम्हारे साथ हो, और ब्रेक ऑफ द रॉन्ग ट्री गलत अनुमान लगा लेना, बीट अबाउट द बस घुमा फिरा कर बात करना, टू फाइट टूथ एंड नेल ये जी जान से लड़ना। तो ये आपका हो जाएगा, ये जरूर थोड़ा सा याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए आपका 30 वर्ष होता है। एक चीज़ हम आपको बताएं कि जैसे संसद है, तो संसद 3 भागों से मिलकर बनता है, आपका लोकसभा और राज्यसभा और एक आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। ये तीनों मिलेंगे लोग तब संसद का निर्माण होगा। तो देखिए लोकसभा के चुनाव लड़ने की उम्र आपका न्यूनतम 25 वर्ष होता है, अधिकतम के बारे में बात नहीं किया गया है। और राज्यसभा का बात किया जाए तो न्यूनतम 30 वर्ष का है, और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम 35 वर्ष। तो इतना तो जरूरी याद रखिएगा। चलिए और इसमें देख लिया जाए जो जो दिया है। लोकसभा के लिए वही 25 वर्ष, और विधानसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। संविधान के अनुसार भारत की संसद 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तो अभी हम बताए हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद के गठन, संरचना, अवधि और अधिकार इसके बारे में दिया गया है। देखिए कि 1954 में राज्य परिषद के
स्थान पर राज्यसभा और जनता सदन के स्थान पर लोकसभा शब्द नाम को अपनाया गया। राज्यसभा में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र यूटी के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा में संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधि होता है। अनुच्छेद 79 देखिए तो ये संसद के गठन का बात करता है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन और अनुच्छेद 81 लोकसभा का गठन का बात करता है। देखिए कि अनुच्छेद जो 89 है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का बात करता है। अनुच्छेद 64 भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदन सभापति होता है। देखिएगा कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 भाग का सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है। इनके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और देखिएगा कि प्रत्येक 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 ही है। इसमें से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत भी करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा एकल संक्रमित मत के आधार पर होता है, तो ये आपको पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर है। ऋग्वेद काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो उसे बोला जाता था ग्रामनी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कि अनेक ग्राम मिलकर 20 बनाते थे, जिसका प्रधान को 20पति बोला जाता था। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार परिवार होता था और परिवार का मुखिया कुलक होता था, जिसे कुलक बोला जाता था या गृहपति। तो ये याद रखिएगा। विधाय या देखिए कि विधाय मतलब क्या होगा? तो ये ऋग्वैदिक कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था थी। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 122 बार मिला है। और आगे देखा जाए, देखिए कि सभा ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार मिला है और इसमें देखिए महिलाएं भी हिस्सा लेती थी। समिति ऋग्वेद में इसका उल्लेख 9 बार मिला है और समिति को 20 अथवा जन साधारण की संस्था भी कहा जाता था, जिसे अभी पंचायत समिति है उसी प्रकार का। गण देखिए है कि ऋग्वैदिक काल में यह कुलीन लोगों की एक सभा थी, तो ये याद रखेगा। बिहतु यानी ऋग्वैदिक काल में कन्या की विदाई के समय दिए जाने वाला उपहार या द्रव होता था। और देखिए कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख मिलता है। शुद्ध शब्द भी पहली बार पुरुष सूक्त में ही मिलता है, तो ये याद रखेगा। इंद्र ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्रमुख प्रतापी देवता था और राजा का सारथी सूत कहलाता था। धार्मिक चित्र करने वाला पुरोहित होता था और कोषाध्यक्ष संग्रही होता था, तो ये याद रखेगा। यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। देखिए कि 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित होकर मारा गया, तो ये याद रखेगा। इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। और सिकंदर लोदी देखिएगा कि आगरा शहर का स्थापना करता है 1504 ईस्वी में। 1506 में अपनी राजधानी भी इससे बनाता है। सिकंदर लोदी फारसी में गुल रुखी नाम के उपकविताएं लिखता है। देखिए लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए। नीति आयोग देखिए कि योजना आयोग के स्थान पर आया है, तो ये आप याद रखिएगा। और इसका स्थापना देखिएगा कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और नीति आयोग का प्रथम सीईओ अभिकांत कांत हो जाएंगे। और वर्तमान में देखिए कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BR सुब्रमण्यम। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमार बेरी। और अध्यक्ष तो अपना प्रधानमंत्री जानते ही हैं कि होते हैं, तो ये फिर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो देखिए कि ये लाहौर में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जहांगीर का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। देखिए कि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नूरजहां के द्वारा इत्माद उल दौला का मकबरा भी बनवाया गया था। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरा दुरा नामक जराऊ काम किया गया था। जहांगीर के समय में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मसूर और अबुल हसन थे। उसके बाद देखिए कि कैप्टन हॉकिंस 1608 में और टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था लोग व्यापारी की अनुमति लेने के लिए। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खा की उपाधि भी दिया था। डच व्यापारी फ्रांसिस्को पल्सट ने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरीके से देशज रूप से बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कलपक्कनम। ये आपका तमिलनाडु में है।
भारत में कल्पक्कनम परमाणु स्टेशन जो पूरी तरीके से देशज रूप में बनाया गया है। देखिए कि नाभिकीय ऊर्जा केंद्र और अवस्थिति यहाँ पे दिया गया है, तो एक शॉट में देखा जाए। तारापुर ये देश का पहला है और ये महाराष्ट्र में है, अमेरिका की सहायता से बना है। कुंडलकुलम ये तमिलनाडु में है और रूस की सहायता से बना है। रावत भाटा ये देश का 25वां परमाणु संयंत्र है, ये आपका राजस्थान में है, कनाडा की सहायता से बना है। कैगा देखिएगा देश का विश्वा है और ये कर्नाटक में है। नरोला ये उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा ये गुजरात में, कल्पक्कनम तमिलनाडु में, जैतापुर ये महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंजीबार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिएगा कि मालदीव अरब सागर अथवा उत्तरी हिंद महासागर में स्थित द्वीप है, इसकी राजधानी माले है। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है, इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। यहाँ की अधिकांश आबादी भारतीय मूल की है। देखिए प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। माल्टा द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है, इसकी राजधानी वेलेटेला है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला आगे देखा जाए, मेडागास्कर द्वीप देखिएगा कि हिंद महासागर में स्थित है, इसकी राजधानी अंतानारिवो है, तो ये याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका इंडोनेशिया हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा भानु अथैया। देखिए कि गांधी जो पिक्चर देखेंगे उसमें ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, तो ये याद रखिएगा। देखिए कि इन्हें फिल्म गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का पुरस्कार मिला है और गांधी पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई थी। सॉरी, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई थी, थोड़ा सा सॉरी उसके लिए। चलिए ऑस्कर में नामित होने वाले प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया था। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्होंने सिनेमा में अपनी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता था। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति देविका रानी है जो 1969 में पाई थी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्मिथ के द्वारा ये समर्थन किया गया था। और देखिएगा कि श्रम विभाजन की धारणा एडम स्मिथ ने की थी। ये अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं। देखिएगा कि किसी कार्य की संपूर्ण प्रक्रिया को एक ही व्यक्ति द्वारा न कराकर इसे विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न लोगों से पूरा कराने की प्रक्रिया श्रम विभाजन कहलाता है। 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। 1929-30 की महान आर्थिक मंदी से निपटने में जॉन मेनार्ड कीन्स के सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान था। आगे देखिए, कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। देखिए कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, एक समष्टि हो जाएगा, एक विष्टि हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। समष्टि जो होता है ये बहुत बड़े अर्थव्यवस्था की बात किया जाता है, जिसमें देश हो गया या पूरा विश्व हो गया, ये सब आ जाएगा। और विष्टि में छोटे छोटे, जैसे कि आपका परिवार का हो गया, डिस्ट्रिक्ट का हो गया, गाँव का हो गया, ये सब हो जाएगा। आगे देखेंगे लोग कि कीन्स के अनुसार यदि आर्थिक मंदी की स्थिति आ जाए तो सरकारी खर्च में बढ़ोतरी तथा टैक्स कर में कमी करनी चाहिए। मंदी का मतलब क्या होता है कि मार्केट में देखिएगा कि पैसा का जो मूल्य होता है वो गिर जाता है और साथ में वस्तु भी नहीं बिकता है। देखिए कि अल्फ्रेड मार्शल ब्रिटिश को व्यक्ति अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, तो ये याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारण नहीं है। तो मांग का प्रत्यक्ष निर्धारण कौन सा नहीं है, तो थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए। तो इसका राइट आंसर आप देखिएगा कि बचत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। मांग का प्रत्यक्ष निर्धारण नहीं है तो ये बचत हो जाएगा। आय, पण्य और स्वाद, ये सब मांग का उदाहरण है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया जाए। तो देखिए कि अभिरुचि, आय, मूल्य, उपयोगिता, उपलब्धता मांग का निर्धारण करता है। स्वाद भी अभिरुचि के अंतर्गत आता है, इसलिए भी मांग का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाए 5वें गुरु, और ये इनका नाम है गुरु अर्जुन देव, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा बनाया गया है। देखिए कि आदि ग्रंथ का संकलनकर्ता अर्जुन देव को ही माना जाता है। सिख संप्रदाय की स्थापना श्री गुरु नानक जी के द्वारा किया गया था और गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला, और इसे पंगत भी बोला जाता है, लंगर भी बोला जाता है, की स्थापना किए। आप देखते होंगे कि हर गुरुद्वारा में संगत होता है और वहाँ पे खाना खिलाया जाता है। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु हुए।
गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था, तो ये याद रखिएगा। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने वर्तमान शीशगंज गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। देखिए कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था और इनके द्वारा ही खालसा पंथ की स्थापना किया गया था एवं पाहुल प्रणाली की शुरुआत की गई। गुरु गोविंद सिंह ने अर्जुन देव द्वारा संकलित ग्रंथ गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को शामिल कर गुरु ग्रंथ साहिब बनाया गया। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, संविधान का कौन सा धारा नागरिक के प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिए कि 5वां हो जाएगा। नागरिक के प्रावधानों का संबंध देखिए कि आपका आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि अनुसूची दूसरा में आता है, देखिएगा आगे देखा जाए। भाग 1 में देखिएगा कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र आ जाएगा 1 से 4। भाग 2 में नागरिकता आ जाएगा 5 से 11। भाग 3 में मूल अधिकार 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य हो जाएगा 51 के क। और अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30 केवल नागरिकों के लिए मूल अधिकार है और बाकी देखिए कि नागरिक और देश दोनों के लिए है। मूल अधिकार का थोड़ा सा बात किया जाए अगर दिया है तो देखिए आर्टिकल 12 से लेके आपका 35 के बीच में मूल अधिकार है। और मूल अधिकार क्या होता है? तो किसी भी नागरिक का जो संविधान अधिकार देता है उसी को मूल अधिकार बोला जाता है। और इसके तहत देखिए कि ये अमेरिका के संविधान से ये प्रेरित है, यानी कि जो भारत का मूल अधिकार है अमेरिका के संविधान से एडॉप्ट किया गया है। और देखिए कि मूल अधिकार के संरक्षक के रूप में आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ये दायित्व दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत ये 5 रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के तहत ये रिट जारी कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय सरकार। चोल साम्राज्य का स्थानीय स्वशासन तथा विजयनगर साम्राज्य के अयंकर व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन के बीच परिलक्षित हुई थी। और आर्टिकल 40 देखिए तो ये भी आपका स्थानीय शासन से ही संबंधित है। थोड़ा सा और इसके बारे में देखा जाए तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरी शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय शासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के विचार के प्रमुख प्रतिपादक थे और देखिए मुख्य समर्थकों में दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय आदि शामिल थे। देखिए संविधान में स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 के तहत शामिल किया गया है और गांधीवादी अनुच्छेद के अंतर्गत भी इसे रखा गया है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन ये भारत में स्थानीय स्वशासन का संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है। देखिए 73वां में आपका ग्राम के बारे में, पंचायत के बारे में बात किया जाता है और 74वें नगर पंचायत के बारे में। इसमें देखिए कि 29 क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें 18, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल व्यापार का केंद्र था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। लोथल हड़प्पा स्थल व्यापार का केंद्र था। लोथल आपका गुजरात में पड़ेगा और ये एक बंदरगाह फारस की मुद्रा के साक्ष्य इस बात का संकेत देता है कि यह नगर हड़प्पा काल में व्यापार का प्रमुख केंद्र था। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की थी। मोहनजोदारो का मतलब होता है मृतकों का टीला, तो ये याद रखिएगा। मोहनजोदारो में ही सबसे बड़ा यहाँ पे गृह मिला है, तो ये याद रखिएगा। सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की गई, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ा। सिंधु घाटी देखिए, सिंधु वासियों ने पहली बार तांबा में टीन मिलाकर कांसा बनाया था, इसलिए इसे कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा स्थल के प्रारंभिक महत्वपूर्ण स्थल देखिए कि सिंधु नदी के आसपास ही ज़्यादा मिले हैं, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल देखिए कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 13 लाख किलोमीटर के बराबर है। तो ये आज का देखिए पाकिस्तान के बराबर हो जाएगा। यह सभ्यता अपने व्यवस्थित नगर योजना के लिए जाना जाता है, उसमें भी ग्रिड पद्धति के लिए। देखिए कि लोथल जो है ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है, जिसकी खोज डॉक्टर SR राव ने 1954 में किया था। सूदकोट देखिए सूद का गेडो 10 नदी के किनारे सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान में स्थित है। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है और कालीबंगा से देखिए कि काली चूड़ी बहुत ज़्यादा मिला है, इसीलिए कालीबंगा इसका नाम पड़ गया। कालीबंगा के उत्खननकर्ता BL लाल और थापर हो जाएंगे, तो ये याद रखिएगा। रोपर पंजाब के रोपर जिला यानी सतलज नदी में स्थित है। एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव लॉर्ड कर्जन के काल में पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? तो देखिए कि ग्राम पंचायतों का आयोजन, तो ये तो सही हो जाएगा। और
तो ये ग्राम पंचायतों का आयोजन ये एकदम सही है, तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए इसके बारे में डिटेल में। तो देखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में स्थित राज्य के नीति निर्धारक तत्व दिया गया है, वर्णन किया गया है। डीपीएसपी को विचारधारा के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, एक समाजवादी सिद्धांत, एक गांधीवादी सिद्धांत और एक उदारवादी। समाजवादी सिद्धांत में देखिए कि 38, 39, 39 के क, 41, 42, 43, 43 के क और 47 हो जाएगा। गांधीवादी 40, 43, 43 के क और 46, 47 और 48 भी हो जाएगा। उदारवादी में देखिएगा कि 44, 45, 48, 48 के क, 49, 50, 51 हो जाएगा। थोड़ा सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित देखा जाए तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। 43 में देखिएगा कि राष्ट्र विशिष्टता ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को व्यवस्थित या सरकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। और देखिए कि अनुच्छेद 43 के ख में दिया गया है सरकारी समितियों को प्रोत्साहन करेगा। अनुच्छेद 46 है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 47 में देखिए कि पोषण आहार का स्तर और जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधित सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, और गांधी जी स्थानीय शासन के प्रबल समर्थक थे, तो ये तो होइएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखें। भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सा सुनिश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पंचायती राज हो जाएगा। भारत में आधिकारिक लोकतंत्र पंचायती राज सुनिश्चित करता है। पंचायती राज शब्द का अभिप्राय है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है। यह भारत में जमीन स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। देखिए कि पंचायती राज को ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। पंचायती राज का देखिए शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में बनाया गया था, यानी स्थापित किया गया। LM सिंघवी समिति 1986 की सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज के स्थापना किया गया, तो ये याद रखिएगा, और यह संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलिए, भारत का नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक यानी कैग 148 से लेकर 151 के आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है। कैग जो है भारत का नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का मुखिया होता है। कैग लोक वित्त का संरक्षण करता है और ये देश के संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण करता है। कैग की पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की होगी, लेकिन यदि इसे 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा तो उसे अवकाश ग्रहण कर लेगा, तो ये याद रखिएगा। 6 वर्ष और 65 वर्ष का ये रखा गया है, जो भी पहले हो जाए। और आगे देखिएगा, कैग के सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कैग को भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा है। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, यह भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि निर्वाचन मंडल द्वारा उनका निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति देखिएगा कि संसद का अभिन्न अंग होता है। संविधान के भाग 11 अनुच्छेद 263 शामिल है, जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। देखिए, जब्ती प्रणाली या दशहरा प्रणाली प्रमुख भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित है, जिसकी शुरुआत टूडरमल द्वारा किया गया था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों पर पिछले 10 वर्षों में लगने वाले राजस्व का औसत निकाला गया और पिछले 10 वर्षों के उत्पादन का औसत निकालकर इसका 1/3 भू राजस्व निर्धारित किया गया। यह प्रणाली बिहार, दिल्ली, अवध, मालवा, गुजरात, इलाहाबाद, लाहौर और मुल्तान में प्रचलित था, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? तो देखिए कि वांडीवास के युद्ध में इंग्लैंड में पूरी तरीक़ा से फ्रांस को वास कर दिया, ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए कि 1760 में वांडीवास के युद्ध होता है और अंग्रेजों ने सर आइकुट के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को हराकर भारत में फ्रेंच शक्ति लगभग समाप्त कर दिया। बक्सर के युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व कुमिन खां के द्वारा किया गया था, जिसमें अंग्रेज जीत जाता है लोग। और देखिए, बक्सर के युद्ध में सिराजुद्दौला अवध का नवाब, मीर कासिम बंगाल का नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट की संयुक्त सेना लड़ी थी, फिर भी हार गई। प्लासी का युद्ध देखिएगा कि 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, इसमें सिराजुद्दौला की हार होती है। तृतीय कर्नाटक युद्ध देखिएगा कि 1756 से लेकर 63,
ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच शुरू हुई और सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखिए 7 वर्ष चला था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखिए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के 1746 से 48 के बीच में हुआ था, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो देखिएगा पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये याद रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। देखिएगा कि कर्क रेखा जो है ये मैप पे देखिए, तो ये मान लीजिए पृथ्वी हो गया, बीच में से एक रेखा खींचा गया जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोला जाता है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर जाइएगा तो कर्क रेखा मिलेगा, 23.5 डिग्री नीचे आइएगा दक्षिण की तरफ तो आपको मकर रेखा मिलेगा, 66.5 डिग्री ऊपर जाइएगा तो इस पर आपका आर्कटिक रेखा मिलेगा और 66.5 डिग्री नीचे तो अटलांटिक मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और चलिए आगे देखा जाए। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। देखिए कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, इसलिए इसे बृहत वृत्त भी कहा जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ये तो आप भी जानते हैं। और देखिए कि देशांतर रेखा ग्लोब या मानचित्र पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच समय रेखा कहा जाता है। जिससे देखिए कि ये आपका पृथ्वी हो गया, तो इस बिंदु को आपको उत्तरी ध्रुव और इसको दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है, और इसी को जो मिलाता है उसे देशांतर रेखा बोला जाता है। देखिए कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ किस देश से गुजरता है, तो देखिए ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारिताना, ओमान और बाहामासा और मेक्सिको हो जाएगा। मकर रेखा देखिएगा तो ये आपका चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। विषुवत रेखा से कौन सा देश होकर गुजरता है, विषुवत रेखा कौन से देश से होकर गुजरता है, तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबातो, साओटो और पीसेस हो जाएगा। तो ये सब आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो तीनों रेखा से होकर गुजरता है, यानी तीनों रेखा उससे होकर गुजरता है, तो आपका अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका से आप देखिएगा कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है 40 नंबर। विकासशील देश की निम्न समस्या में से कौन सा सही नहीं है, तो देखिएगा वृद्ध जनों वाली आबादी का उच्च अनुपात ये विकासशील देश में नहीं पाया जाता है, बाकी सभी समस्या है। प्रौद्योगिकी विकास का निम्न स्तर, अर्थव्यवस्था की विविधता का अभाव, दुर्बल औद्योगिक आधार, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए विकासशील देशों की समस्या, प्रौद्योगिकी विकास का निम्न स्तर, अर्थव्यवस्था की विविधता का अभाव और दुर्बल औद्योगिक आधार। अच्छा ये इतना ही दिया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो इसमें से देखिए कि आपका सोन नदी जो है ये दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। देखिए कि सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है और उत्तर और पूर्वी उत्तर में चलकर पटना के निकट गंगा नदी में ये मिल जाता है। गोदावरी नदी सबसे प्रायद्वीपीय बड़ी नदी है। गोदावरी नदी देखिए कि इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और देखिए कि ये ऐसा नदी है जो भारत में ही इसका उद्गम है और भारत में ही इसका विसर्जन है। इस आधार पर पूरे भारत का सबसे लंबी नदी गोदावरी ही नदी है और 1465 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, तो ये याद रखिएगा। नासिक में गोदावरी नदी तट पर कुंभ मेला लगता है। और देखिए कि पोलावरम सिंचाई परियोजना, कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पे है। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर की यात्रा तय करके बंगाल की खाड़ी में इसका गिरता है, मुहासा है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका अपवातन प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। पूर्णा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और देखिए कि कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। यह सादानीरा नदी है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा बोला जाता है। और देखिए कि यह दक्षिण भारत की सबसे चौथी बड़ी नदी है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में बहती हुई पांडिचेरी होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी की सहायक नदियों में हेमावती, सिमसा, एकवाटी और सुवर्णवती और भवानी, अमरावती ये प्रमुख हैं। देखिए कि मेघदालु जलाशय परियोजना का संबंध कावेरी नदी से ही है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र के सह्याद्री महाबलेश्वर से होता है।
तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा, कृष्णा और इसके प्रमुख सहायक नदी है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। देखिए कि पूछा जा रहा है कि कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है। तो इसका राइट आंसर है, देखिए कि अभिलेख जो 13वां है, रॉक एक्टिविटी, ये 13वां, तो उसमें इसके बारे में दिया गया है। तो ये याद रखिएगा। 13वां शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलता है। कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद 261 ईस्वी में ये घटना घटी थी। और कलिंग जो है वर्तमान में आपको उड़ीसा को ही बोला जाता है। 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध से पीड़ित पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया था और युद्ध त्याग की घोषणा की। सबसे पहले देखिए कि अशोक के दिल्ली मेरठ अभिलेख की खोज स्टीफेन थिलर ने किया था। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए कि सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिसेस ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई थी। अशोक के सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक है, जबकि ये ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक एवं यूनानी लिपियों में लिखा गया है। भारत के बाहर के शिलालेख खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी लिपि में प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि खरोष्टी लिपि में शाहबाजगढ़ी मानसेरा पाकिस्तान में ये है, और अरमाइक लिपि में तक्षशिला जो पाकिस्तान से प्राप्त अभिलेख है, और लघमान से प्राप्त अभिलेख यूनानी एवं अरमाइक लिपि में है। सर एकुना जो कंधार अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी लिपि बाईं से दाईं लिखी जाती है, जबकि खरोष्टी दाईं से बाईं लिखी जाती है। अशोक के दीर्घ शिला अभिलेख की संख्या 14 है, जो 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। देखिए कि अशोक के प्रमुख शिलालेख का विषय है। पहला में वो पशु बलि की निंदा किया था। दूसरा का शिलालेख में पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा और लोक कल्याण के कार्य चोल, पांड्य और केरलपुत्र यानी चेर की इसमें चर्चा मिलता है। तीसरा में देखिए शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को युक्ति, रज्जुक और प्रादेशिक को हर 5 वर्ष में दौरा करने का आदेश देता है। चौथा शिलालेख में देखिए कि धर्म चरण या धर्म का उद्घोषणा करता है। 5वां में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलता है। मौर्यकालीन समाज और वन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। 6ठा में देखिएगा इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है और आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकते थे। 7वां शिलालेख में देखिए सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है। 8वां शिलालेख सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है। बोध गया के भ्रमण का उल्लेख मिलता है। 9वां अभिलेख देखिए धर्म समारोह की चर्चा और सचिव भेंट का शिष्टाचार का उल्लेख मिलता है। 10वां में देखिएगा कि इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे। इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धर्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां शिलालेख धर्म नीति की व्याख्या करता है। 12वां शिलालेख देखिए कि सर्वधर्म संभाव एवं स्त्री महापात्री की चर्चा है। 13वां शिलालेख में देखिए कि कलिंग युद्ध का वर्णन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन, अपराध करने वाले अटविकी जातियों का उल्लेख किया गया है। 14वां में लिखा गया है कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुक्मिणीदेवी देखिएगा अभिलेख सर्वाधिक छोटा और विषय आर्थिक था। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थानेश्वर। ये आपका वर्तमान में देखिए कि हरियाणा में पड़ेगा। हर्षवर्धन का संबंध पुष्यभूति वंश से है और देखिए पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में 606 में थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कालांतर में कनौज स्थानांतरित कर दिया था। हर्ष और पुलकेशी द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई और एहोल अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहां से भगवान बुद्ध का दांत लाकर कनौज के निकट संघाराम में स्थापित किया। तो ये याद रखिएगा। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। चीनी यात्री वेनसन अथवा शाक्यमुनि यात्रियों का राजकुमार बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने के लिए 7वीं सदी में हर्ष के काल में आया था। तो वेनसन का ये उपाधि है, शाक्यमुनि और यात्रियों का राजकुमार। इसके द्वारा रचित यात्रा स्मारक पुस्तक को CU की कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। वेनसन ने हर्ष को वैश्य जाति का बताया था और हर्ष को शिलादित्य कहकर पुकारा था। देखिएगा कि वेनसन ने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया और इस समय यहाँ के प्राचीन शिलभद्र थे जो प्राचार्य थे यहाँ पे। हर्षवर्धन ने मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन की हत्या होने के बाद कनौज से शासन प्रारंभ किया था। देखिए हर्ष ने कनौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाएं का आयोजन किया। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को ही जाता है। देखिए कि हर्षवर्धन के दरबार में प्रमुख विद्वान उनकी रचनाएं वानभट्ट थे और वानभट्ट के द्वारा हर्षचरित और कादम्बरी लिखा गया है।
मयूर सूर्य शतक भी लिखा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटक लिखे हैं जिसमें प्रियादर्शिका, रत्नावली और नागानंद इसमें शामिल है। हालांकि माना जाता है कि एक किसी और से ये लिखवा के अपना नाम उस पर छपवा देते हैं, तो ये तो अब पता नहीं। हर्षवर्धन के समय में मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण में प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन को देखिए कि द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरी किसकी आत्मकथा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि ये आपका ममता बनर्जी के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 44 के बाद थोड़ा सा परीक्षा उपयोगी यहाँ पे किताब का नाम दिया गया है, उसके बारे में देख लिया जाए। ममता बनर्जी के बारे में आप जानते ही हैं, ये पश्चिम बंगाल में वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, तृणमूल कांग्रेस के जो दल है उसका। और देखिए परीक्षा उपयोगी, ए बोर्ड ऑफ द लॉ या सोशल सेरेमनी, नरेंद्र मोदी का ये किताब है। बुकलेस इन बगदाद, द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये शशि थरूर का है। फ्रेंड्स एंड फोयर्स, शेख मुजीबुर रहमान की है। राजीव, ये सोनिया गांधी की किताब है। माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी। संसद के 3 दशक, अटल बिहारी वाजपेयी का ये किताब है। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, दक्षिण सूडान की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर जुबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। और देखिए कि सूडान की राजधानी खार्तूम तथा मुद्रा पाउंड है। तो ये दक्षिण सूडान का बात हो रहा है, सूडान एक अलग देश है, दक्षिण सूडान अलग है। और कुछ देशों का यहाँ पे राजधानी दिया गया है, तो देख लीजिए। देखिए इसमें दिया गया है, सेनेगल का राजधानी डकार है। सेशेल का आपका विक्टोरिया हो जाएगा। युगांडा का कंपाला, केनिया का नैरोबी, अजरबैजान का बाकू, हंगरी का बुडापेस्ट और लिथुआनिया का विल्नियस हो जाएगा। प्यूर्टो रिको का जैन जुआन हो जाएगा। होंडुरास का आप देखिएगा कि तेगुलिगप्पा हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं, तो ये लाल कोटि में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न उद्योगों को प्रदूषित स्तर के आधार पर 3 कोटियों में बांटा है, जिसमें देखिए अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग लाल कोटि और मध्य प्रदूषणकारी उद्योग नारंगी कोटि और अपेक्षाकृत कम प्रदूषणकारी उद्योग हरा कोटि। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन या हरिकेन का एक अन्य नाम है, तो देखिए कि इसका बिली बिली हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। और चलिए आगे देखा जाए, यहाँ पे दिया है विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात का एक अन्य नाम है बिली बिली। और देखिए हिंद महासागर में ये चक्रवात के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक महासागर में ये हरिकेन के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली के नाम से जाना जाता है। चक्रवात में वायु के चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होता है, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के दिशा में होती है। सामान्य रूप से चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं तथा केंद्र के बाहर वायु दाब बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप चक्रवातों का आकार गोलाकार, अंडाकार या भी आकार के समान होता है। स्थिति के आधार पर चक्रवातों को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें शीतोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय का बात किया गया है। शीतोष्ण चक्र देखिए शीतोष्ण चक्रवात को लहर चक्रवात या विक्षोभ भी कहा जाता है। उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले शीतोष्ण चक्रवात को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। यह सदी में आता है। शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण ठंडी और उष्णांत गर्म हवाओं के मिलने के कारण होता है। यह 35 डिग्री से 65 डिग्री के अक्षांशों के बीच में होता है, जो दोनों गोलार्ध में। वह स्थान जहाँ से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुँचते हैं चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। देखिए वर्तमान में व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य राजस्थान है 2024 के अनुसार। बंजर भूमि प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों कारणों से निर्मित होता है, जिसमें देखिए बर्फ से ढके हुए क्षेत्र, तटीय खारे क्षेत्र और शुष्क और रेगिस्तान क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा बंजर भूमि क्षेत्र है। इसके बाद मध्य प्रदेश और इसके बाद महाराष्ट्र में आता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, करगम कहाँ का लोक नृत्य है, तो देखिए कि करगम कहाँ का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये तमिलनाडु का है। और देखिए कि जो नृत्य दिया गया है तो उसमें देखा जाए झारखंड का लोक नृत्य है छऊ, सरहुत, कर्मा, जाट जटनी और विदेशिया। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। छत्तीसगढ़ का पंडवानी, टपाली और झूमर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का चंबा, थाली और छपेली हो जाएगा। वहीं पे देखिएगा
गुजरात के देखिए तो गुजरात में आपका भवाई, टिपानी, गरबा, डांडिया और पदयानी आ जाएगा। केरल में कथकली, मोहिनीअट्टम। कर्नाटक में यक्षगान, करगा, कुनीता आ जाएगा। महाराष्ट्र में तमाशा, लौनी, नकटा और गौरवचा आ जाएगा। नागालैंड में चोंग, खेवा, लीम आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में देखिएगा कि रासलीला, नौटंकी, कजरी और जैतून जद्दा आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में मखौरा और युद्ध नीति आ जाएगा। जम्मू कश्मीर में दयाली, हिकाट और मंद जास आ जाएगा। राजस्थान में झूमर, गौर, धपान और पनिहारी आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। देखिए कि इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ा गया था। कुकनी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन द्वारा और 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली हो जाएगा। देखिए भारत की 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और ये आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत में के मानसून समुद्री तट पे वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? तो इसका राइट आंसर डी सही है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होता है। तो देखिए कि ग्रीष्म ऋतु में भारत में आने वाला प्रमुख तूफान का नाम एवं उसका क्षेत्र है। नॉर्वेस्टर देखिए कि पूर्वी भारत में चाय, जूट और चावल की खेती के लिए बहुत लाभदायक है। और बोडो चिली असम में इसे बोला जाता है, नॉर्वेस्टर्न का नाम है। आम्र वर्षा इसे दक्षिण भारत में केरल के आसपास में आम को जल्दी पकाने में सहायता है। चेरी बुलन कर्नाटक और केरल में। कॉफ़ी के फूलों को ये खिलाने में बहुत महत्वपूर्ण सहायता करता है। इन तूफानों को मानसूनी पूर्व चक्रवात भी कहा जाता है। और देखिए मानसून प्रकोष्ठ का मतलब क्या होता है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन को मानसून प्रकोष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इसके आगमन के साथ ही एकाएक अचानक भारी वर्षा होती है। मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से, जबकि मात्र 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। भारत में औसतन वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होता है, जहाँ कुल वर्षा 75% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। मानसून हवाएं 2 प्रकार की होती है, एक दक्षिण पूर्व मानसून यानी ग्रीष्मकालीन और एक उत्तर पूर्वी मानसून यानी शीतकालीन। देखिए कि दक्षिण पश्चिम जो ग्रीष्मकालीन हवाएं है ये समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है और संपूर्ण भारत में प्रचुर मात्रा में वर्षा कराती है। शीतकालीन उत्तर से पूर्व में वर्षा होती है, यह स्थल समुद्र के ओर प्रवाहित होती है और वर्षा करने में प्राय असमर्थ होती है। बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के उपरांत ये हवाएं तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कुछ वर्षा कराती है। उत्तर पूर्वी भारत में मानसून की सबसे कम अनियमितता पाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मौनीसराम में होता है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा जाए तो देखिएगा, यह संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत का नक्शा बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आपका देहरादून में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में हुआ था। तो ये याद रखिएगा। देखिए कि मानस वन जीव उद्यान कहाँ पे है? तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, असम में है। मानस वन जीव उद्यान असम में है। वर्ष 2023 के डाटा के अनुसार भारत में 106 उद्यान है। तो ये डाटा थोड़ा सा पुराना हो गया, तो ये नहीं पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, इसमें 55 टाइगर रिजर्व भी है। विश्व के लगभग 75% बाघ भारत में है। बाघ देखिए कि IUCN के रेड डाटा बुक में लुप्त प्राणी के अंतर्गत आते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग रूस घोषणा पर 2010 में बाघ संरक्षण संबंधित है। और देखिए भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जिसमें से 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को सूची में शामिल किए गए हैं। नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र देखिएगा कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में ये है। तो ये याद रखिएगा। और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान ये देखिए, ये इसका स्थापना वर्ष नहीं पूछता है, तो इसीलिए स्थापना वर्ष नहीं पढ़ा जाएगा। कान्हा आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश। कूनो राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक और नागरहोल्स ये भी कर्नाटक हो जाएगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपका केरल में पड़ेगा। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम हो जाएगा। और देखिए कि मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम। औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम हो जाएगा।
राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, बेतवा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा हो जाएगा, और किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर हो जाएगा। कंचनजंगा देखिएगा सिक्किम, वाल्मीकि बिहार में है और ये चंपारण में पड़ता है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। हेमिस देखिए कि ये पूरे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, लद्दाख में पड़ेगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, गुरु दासी घाट दास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। और चलिए इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बृहद तटीय रेखा है? तो ये आपका गुजरात हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। दूसरा सबसे बड़ा लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश का है और सबसे छोटा आपका गोवा का पड़ेगा। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबी तटीय रेखा अंडमान निकोबार का है और सबसे छोटा पुडुचेरी का है। भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार देखिए 8 डिग्री 4 सेकंड से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट के अंतर्गत आएगा। देशांतीय विस्तार आपका देखिएगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्व से लेकर 57 डिग्री 25 मिनट पूर्व है, तो ये याद रखिएगा। भारत देखिए उत्तर दक्षिण से 3214 किलोमीटर लंबा है और पूर्व पश्चिम में 2933 किलोमीटर चौड़ा है। देखिएगा कि पड़ोसी देश और सीमा की लंबाई यहाँ पे कुछ दिया गया है, तो देख लीजिए। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश और भारत का है, तो देखिए बांग्लादेश भारत 4096.7 किलोमीटर, भारत चीन आपका मैकमोहन रेखा इसका नाम है और ये 3488 हो जाएगा। भारत पाक सीमा इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा 3323 हो जाएगा। भारत नेपाल इस रेखा का कोई नाम है नहीं है 1751 किलोमीटर। भारत म्यांमार 1643, भारत भूटान 699 और भारत अफगानिस्तान ये देखिएगा कि आपका 106 हो जाएगा। डूरंड रेखा इसका नाम है भारत अफगानिस्तान का, तो ये याद रखिएगा। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये पड़ेगा। वर्तमान में सबसे छोटा जो हो जाएगा तो भारत भूटान हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि 8470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मकालू हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट, जिसे सागरमाथा नेपाल में बोला जाता है, चेमालुंगा ये चीन में बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा 8850 मीटर है। विश्व के प्रमुख शिखर देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, एवरेस्ट नेपाल में 8850, K2 भारत या 8611, इसे गर्डमिन आस्टीन भी बोला जाता है। कंचनजंगा नेपाल और भारत 8598, लहासे ये नेपाल हो जाएगा 8501, मकालू नेपाल और चीन 8481, धौलावीरा नेपाल, नंगा पर्वत भारत और अन्नपूर्णा नेपाल हो जाएगा। देसर ब्रह्म पाकिस्तान हो जाएगा। गोसाई नाथ ये आपका चीन हो जाएगा। नंदा देवी भारत, राकापोसी भारत, नामचा बरवा चीन, कामेट भारत, गुरला माध्यता ये चीन हो जाएगा। चिरी चमिल तो ये पाकिस्तान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो ये चीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए कि काई लुन ने कागज़ का आविष्कार किया था, तो ये याद रखिएगा काई लुन। भारत में कागज़ का पहला सफल आधुनिक कारखाना 1832 में सीतारामपुर कोलकाता में लाया गया था। मध्य प्रदेश के नेपानगर अखबारी कागज़ और होशंगाबाद नोट छापने के कागज़ के लिए जाना जाता है। कागज़ उद्योग के देखिए प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल में देखिए टीटागढ़, रानीगंज, नौहाटी, कोलकाता, हुगली हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में राजमहेंद्री, तिरुपति हो जाएगा। तेलंगाना में बोधन और सिरपुर और कागज जननगर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में नेपानगर, शहडोल और भोपाल हो जाएगा। भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि इसमें दिया नहीं है मुगल शासक जो अंतिम था, ये आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून यानी वर्मा भेज दिया गया, वहीं पे इसका मृत्यु हो जाता है। भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर था और देखिए कि मुगल शासक में अधिपति बादशाह कहलाता था। मीर बख्शी सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। हुंडी का प्रचलन मुगल काल की व्यवस्था थी जो व्यापारिक आदान प्रदान के लिए एक प्रपत्र के रूप में दिया जाता था, पत्र के रूप में। और पानीपत का द्वितीय युद्ध देखिए 5 नवंबर 1856 के तहत अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर विजयी हुआ। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में लड़ा गया था, अकबर विजयी हुआ। अकबर द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563, जजिया कर समाप्त 1564, मजहर की घोषणा 1579, दीन ए इलाही की स्थापना 1562, इलाही संवत की शुरुआत 1583। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। देखिए कि मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी और 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर ने शुरू किया था।
बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में कैद करके रखा था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। और देखिए कि फ्रांसीसी यात्री फेक्रोइस वर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में चिंगिस खान ने हैदराबाद की स्थापना किया था, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। पहला मुस्लिम आक्रामक सन 712 में भारत में आया था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध पे दाहिर राजा था, तो ये याद रखिएगा। भारत पे अरबपतियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान के रास्ते सर्वप्रथम देवल पे आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत की और मुल्तान पे आक्रमण किया। देखिए 1178 में उसने पाटन यानी गुजरात पर चढ़ाई की, परंतु गुजरात के शासक भीम द्वितीय द्वारा उसे पराजित होना पड़ा। यह भारत में मोहम्मद गौरी की पहली हार थी। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर ए शाहनी या सिकंदर द्वितीय शाहनी की उपाधि धारण की थी। बाबरनामा में बाबर ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। 59 नंबर क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को रेलगाड़ी चलाई गई थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के काल में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में लाया गया था। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी इसी समय हुआ। डलहौजी द्वारा व्यापकता का सिद्धांत और यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये विलय का नीति लाया गया था। 17 इसका पहला शिकार बना। उसके बाद देखिए जैतनपुर, संबलपुर ये सब आ जाएगा। इसका डेट भी याद रखिएगा, 1848 डेट भी पूछता है। और देखिए कि विलियम बेटिंग के द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। और इन्हीं के द्वारा देखिए 1833 में भारत का प्रथम वायसराय के ये बने थे, तो ये याद रखिएगा। वारेंग हेस्टिंग को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में हुआ। 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये बोल रहे थे भारत का गवर्नर जनरल सबसे पहले लॉर्ड बेटिंग को बनाया गया, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखा जाए। 60 नंबर क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की निम्नलिखित कृतियों में से किस पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है? तो ये हो जाएगा भारत की एक खोज, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और देखिएगा कि संवाद के मेहदी ये राजा राम मोहन राय की किताब है। यंग इंडिया हरिजन हिंद स्वराज माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ नवजीवन ये महात्मा गांधी से संबंधित है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया रफ्त गुप्ता ये दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस का इतिहास पट्टा सीतारामयन। सत्यार्थ प्रकाशन दयानंद सरस्वती। इंडिया स्ट्रगल आज़ाद हिंद सुभाष चंद्र बोस। नील दर्पण दीनबंधु हो जाएगा। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर ये जवाहरलाल नेहरू। इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर अल हलाल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की किताब है। अनहैप्पी इंडिया या यंग इंडिया लाला लाजपत राय। इंडिया अनरेस्ट वेलेंटाइन सिरो हो जाएगा। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया हो जाएगा। 1857 1857 सूर्यनाथ बनर्जी। और केसरी गीता रहस्य मराठा ये बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। चलिए 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो इसका राइट आंसर आपका हीरा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है। हीरा कार्बन होने के कारण इसमें हीरे के दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उत्पन्न होता है। पदार्थों में हीरा सबसे कठोर होता है और हीरा ऊष्मा व विद्युत दोनों का कुचालक होता है। हीरे के चमकने का कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होता है, तो ये याद रखेगा। हीरा का अपवर्तनांक बार बार पूछता है, 2.42 हो जाएगा। और देखिए कि चांदी ऊष्मा का विद्युत का सर्वोच्च चालक धातु है। चांदी का मुख्य अयस्क अर्जेंटाइन है, जिसका ये आपका सिंबल होता है AgS। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहा जाता है। ये पेट की अति अम्लता को कम करता है। तो जैसे अपच उपच का बीमारी होता है तो उस समय देखिएगा कि इसका ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि चलिए अगला क्वेश्चन है 61 के बाद 62 नंबर। पारावैज्ञानिक किरणों को अवशोषित किया जाता है। तो पारावैज्ञानिक किरण को कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन परत अवशोषित कर लेता है। देखिएगा ये जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया, तो इसके ऊपर 15 से 35 किलोमीटर एक ओजोन गैस का लेयर है और इस पर सूर्य की रोशनी के साथ पारावैज्ञानिक जब किरण आता है तो ये लौटा देता है या एब्जॉर्ब कर लेता है और उस प्रकार जैव विविधता से संरक्षण पाता है। देखिएगा
ये ओजोन परत समताप मंडल में होता है और ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर आदि से निकलता है। ओजोन परत का क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। ओजोन परत की मोटाई मापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए कि समताप मंडल हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होता है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। सबसे निचला जो परत है क्षोभ मंडल है और उसके ऊपर समताप मंडल है। फिर मंडल के बाद देखिए समताप मंडल के बाद मध्य मंडल है और आयन मंडल है। उसके बाद बाह्य मंडल हो जाएगा। बाह्य मंडल में कोई ऑक्सीजन नहीं होता है, बाकी सभी में गैस पाया जाता है। चलिए देखिए अगला मतलब आगे देखेंगे तो क्षोभ मंडल में सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा ये होता है। इस मंडल को संवहनीय मंडल भी कहा जाता है क्योंकि संवहनीय धारा इस मंडल की सीमा तक सीमित है। आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाती है। आयन मंडल के ऊपर के भाग के बाह्य मंडल कहा जाता है और बाह्य मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो देखिए कि कॉपर और जिंक का ये मिश्र धातु पीतल होता है। पीतल का उपयोग घरेलू बर्तन, मूर्तियाँ, आभूषण और स्क्रू आदि में किया जाता है। पीतल हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाती है। देखिए कि कांसा, तांबा और टीन की मिश्र धातु है। कांसा जो बनाया जाता है तांबा और टीन के मिलाने से बनता है। रोल गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम बनाया जाता है। रोल गोल्ड का देखिए बहुत सारा गहना होता है, इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। जर्मन सिल्वर देखिए कॉपर, जिंक और निकेल की मिश्रण धातु है, इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। टांका जो होता है SN और PB यानी कि ये देखिए कि आपका टीन और शीशा का ये मिश्र धातु होता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 64 नंबर है, बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि प्रकाश का वेग अधिक होता है ध्वनि के वेग से, तो इसी के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का, ये आपका सही है। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी 1 सेकेंड में इतना ये दूरी तय कर लेता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचालित होता है। प्रकाश तरंग देखिए कि 3900 एगोआडो से लेके 7800 एगोआडो संख्या के बीच में होता है। ये एगोआडो इससे बोला जाता है। प्रकाश का ध्रुवण सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करता है। देखिए कि वायु में ध्वनि का चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। नीचे दिए गए 4 माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिनसे होकर ध्वनि तीव्रता गति से यात्रा करता है, तो इसका राइट आंसर लकड़ी हो जाएगा। देखिए कि ध्वनि निर्वात में ट्रेवल नहीं करता है, सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद तरल में, उसके बाद गैस में इसका स्पीड होता है। ठोस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, इसके बाद तरल और उसके बाद गैस। वायु में ध्वनि की चाल देखिएगा 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तरंग बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है, तो ये याद रखिएगा। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति निर्भर नहीं करती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि इनका घनत्व और चाल देखना है। इस्पात में देखिएगा कि इसका घनत्व होता है 7.86 और इसका चाल होता है 5960। तांबा में देखिएगा कि 8.90 घनत्व होता है और 6420 इसका चाल हो जाएगा। एल्युमिनियम में देखिए कि आपका घनत्व 2.58 हो जाएगा और इसका चाल आपका 6420 हो जाएगा। बेरिलियम में देखिएगा कि 1.93 और चाल देखिएगा तो आपका 12890 हो जाएगा प्रति मीटर सेकेंड है। और निकेल का देख लीजिए, हाइड्रोजन और समुद्री जल का, तो निकेल का 6040 और हाइड्रोजन का 1284, समुद्री जल का 1531। अगला क्वेश्चन है, बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होती है, तो इसका क्या कारण होता है? तो इसका कारण आपका देखिएगा कि इसके अंदर शून्य होता है, इसी के कारण, तो ऑप्शन नंबर ए सही है 66 का। देखिएगा कि टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है और जब बल्ब टूटता है तो बाहर की वायु उस शून्य स्थान को भरने के लिए तेज़ी से अंदर आती है। यही कारण है कि बल्ब के टूटने पर आवाज़ आती है। बल्ब के अंदर आर्गन के अलावा हीलियम, नियॉन और नाइट्रोजन और क्रिप्टॉन गैस भरी का प्रयोग किया जाता है, यानी भरा जाता है। विद्युत बल्ब के अंदर
देखिए कि 93% आर्गन और 7% नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट देखिएगा कि टंगस्टन का बना होता है, और क्योंकि गलनांक बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए ऐसी बिजली के संपर्क में आकर बहुत तेज गर्म होने के बावजूद टंगस्टन खराब नहीं होता है। टंगस्टन का संकेत देखिए कि परमाणु संख्या 74 है और गलनांक इसका 3500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि इसका क्या कारण है? तो कारण है इसमें एंटीबॉडी होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए कि ये एंटीबॉडीज बच्चों को मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करने और उन्हें बीमारियों से बचाने में मदद करता है। दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। देखिए कि छोटी आंतों में इरेप्सिन सेस प्रोटीन और पेप्सोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन कर देता है। हिप्रिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। देखिए कि फाइब्रोनोज नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है, जो रक्त के थाका बनने में मदद करता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए कोलेस्ट्रॉल। देखिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा रहता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा बोला जाता है, और शिरा में शुद्ध रक्त का अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, जिसका अपवाद है पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा फेफड़ा से बाएं आलिंद में रक्त को पहुंचाता है, जिसे शुद्ध रक्त कहा होता है। हृदय से शरीर को ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहा जाता है। धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। और देखिएगा 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जा रहा है दाढ़ी बनाने के लिए डैश दर्पण काम में लाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अवतल दर्पण लाया जाता है। अवतल दर्पण क्यों लाया जाता है? ताकि ये जो उसमें दर्पण में फोटो बनता है वो बड़ा बनता है। देखिए कि अवतल दर्पण किसी भी वस्तु की वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकती है, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ये तो हो गया। अवतल दर्पण पर छवि हमेशा आभासी होता है। देखिए कि समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी होता है। अवतल दर्पण का उपयोग आँख, कान, नाक और दांत के डॉक्टर के द्वारा उपयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में भी उपयोग किया जाता है। साथ में सोलर कुकर में भी उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए कि ये वस्तु से छोटा दिखाई देता है, तो गाड़ी में चालक के जो सीट के पास होता है पीछे के दृश्य देखने के लिए उसमें उपयोग किया जाता है। और सोडियम परावर्तक लैंप में भी उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रबर को काला करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कि रबर को काला करने के लिए उसके साथ सल्फर मिलाया जाता है। चार्ल्स गुडियर को रबर की वल्कीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। वल्कीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रबर को गंधक यानी सल्फर जैसे पदार्थ के साथ मिलाकर प्राकृतिक की तुलना में ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है। और देखिए कि रबर का लैक्टेस से बनता है, और प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। कैल्शियम का उपयोग ऑक्साइडों से उन धातुओं के निष्कर्षण में होता है जिन्हें कार्बन द्वारा अपचयन करना संभव नहीं है। कैल्शियम तथा बेरिलियम का उपयोग निर्वात नली से वायु निष्कासित करने में किया जाता है। उसके बाद रासायनिक सूत्र देखिए कि सोडियम का रासायनिक सूत्र आपका Na है, और कैल्शियम का देखिए Ca, और सल्फर का S हो जाएगा, और लेड का Pb तो जानते ही हैं। एक तरीके से देखिए कि रासायनिक सूत्र नहीं है, सिंबल है। तो देखिए आगे क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षीय त्वरण यानी जी का मान होता है। तो जी का मान कितना होता है? तो देखिए कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए कि सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मान आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 Nm² और kg² होता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेगा। देखिए पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कौन सी ऊर्जा है? तो यह रासायनिक ऊर्जा होता है। देखिए शुष्क सेल में लेक्लासे सेल की ही संशोधित रूप है। इसमें विलयन के स्थान पे अमोनियम क्लोराइड की गाढ़ी लेई का प्रयोग होता है, जिसमें जस्ते का बर्तन कैथोड और कार्बन की छड़ एनोड पर कार्य करता है। देखिए कि ऊर्जा का रूपांतरण और परीक्षा उपयोगी उपकरण है। यहाँ पे डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सितार देखिए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन देखिएगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
और ट्यूबलाइट देखिए कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और मोमबत्ती देखिए रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम हो जाएगा। देखिए कि आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरिलियम की उपस्थिति के कारण, लाल चटक रंग स्ट्रोंशियम के उपस्थिति के कारण होता है। बेरियम नाइट्रेट जो चमकीले हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जन करता है, उसका उपयोग सिग्नल प्रतिदीप में किया जाता है। सोडियम आतिशबाजी में पीला रंग प्रदान करता है। पटाखा फटने पर रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और तापीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। आतिशबाजी में नीला ज्वाला कपर की उपस्थिति के कारण होता है। नारंगी ज्वाला कैल्शियम की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये याद रखिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिका में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 74 के बाद देखिए आगे, अच्छा इसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो देख लीजिए। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन पेंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय से एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका बी के कोशिका से होता है। इसकी खोज फ्रेडरिक बैटिंग एंड चार्ल्स वेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में की थी। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्राव से मधुमेह नामक रोग होता है। और देखिए कि बीटा कोशिका से इंसुलिन, और अल्फा कोशिका से ग्लूकॉन, और वाई कोशिका से सोमोट्रोस्टेरिन नामक हार्मोन निकलता है। तो ये देखिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। टाइफाइड रोग में प्रभावित होने वाले अंग आंत हैं। देखिए टाइफाइड साल्मोना टाइफी नामक जीवाणु से होता है। और देखिए कि जीवाणु से होने वाले परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण रोग कौन कौन है? तो देखिएगा, टिटनेस आपका हो जाएगा तंत्रिका तंत्र प्रभावित, और जीवाणु जो है क्लाइडियम टिटेनी हो जाएगा। प्लेग जो है ये फेफड़ा से प्रभावित होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है। और पास्चुरेला पेसिस्ट इसका जीवाणु है। हैजा जो है आंत को प्रभावित करता है। बिब्यूरी कोलोरी इसका ये हो जाएगा। निमोनिया फेफड़ा से प्रभावित होता है। डिप्लोकोकिस निमोनिया के द्वारा होता है। काली खांसी देखिएगा कि श्वसन तंत्र, ये हीमोफ्लेसिस पर्ट्यूसिस से होता है। और डिप्थीरिया देखिएगा कि श्वसन अंग से हो जाता है, कैरोलिन वैक्सीलियम डिप्थिरिया के कारण। 6 रोग ये फेफड़ा को खराब करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबुलोसिस हो जाएगा, इसे आप देखिए टीबी रोग भी बोला जाता है। कोढ़ तंत्रिका तंत्र और त्वचा को संक्रमित करता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी इसका बीमारी है। सिफिलिस देखिए कि सीसन में होता है ये बीमारी, और ये ट्यूमोना पैलिडियम के कारण होता है। वायरस से होने वाले परीक्षा उपयोगी रोग है छोटी माता संपूर्ण शरीर, और वायरस देखिए कि वेरिसेला वायरस के कारण होता है। खसरा बीमारी संपूर्ण शरीर में होता है, और ये मोरबिल वायरस के कारण होता है। पोलियो देखिए कि गला, रीढ़, नाड़ी और संस्थान, ये पोलियो वायरस के कारण होता है। और रेबीज देखिए तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, रेंडो वायरस के कारण होता है। चेचक देखिए कि संपूर्ण शरीर को नुकसान पहुंचाता है, वेरिओला वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा देखिए कि संपूर्ण शरीर, ये मिक्सो वायरस के कारण होता है। प्रोटोजोआ से होने वाला परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण रोग है, जिसमें देखिए कि मलेरिया हो जाएगा, ये आपका तिली और आरबीसी को प्रभावित करता है। प्लाज्मोडियम डोनावाल्डी। काला ज्वार देखिए कि अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, सीलमेनिया के कारण होता है। पायरिया मसूड़ा को प्रभावित करता है, एंट अमीबा जिनवेलिस के कारण होता है। सोने की बीमारी मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ट्रिपेनोसोमा के कारण होता है। बीमारी प्रभावित अंग और कवक के नाम देखिए, एथलेटिक फुट, ये पैर की त्वचा में होता है, और टीनिया पेडिस के कारण होता है। देखिए खाज जो है ये सफ़ेद दाग होता है, और एक रस इसके बीच के कारण होता है। दांत देखिए कि त्वचा पर लाल रंग, ये ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम के कारण होता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है। तो ये होता है आपका नाइट्रेट के विश्लेषण के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए कि एक कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का पता लगाने के लिए सोडियम धातु का उपयोग करते हैं, और जब नाइट्रोजन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलता है तो नाइट्रेट बनता है। और देखिए जब नाइट्रोजन का एक और ऑक्सीकरण का 2 अणु मिलकर नाइट्राइट बनाते हैं तो दोनों ही मदद से देखिए खाने को खराब होने से रोका जाता है। और देखिए कि नाइट्रोजन का उच्चतम प्रतिशत वाला नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया है। तो ये याद रखिएगा। और देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। देखिए पाचन के रसों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और पेट में मौजूद अम्ल का पीएच मान आपका 1.5 और 2.5 हो जाएगा, 1.5 से लेके 2.5 ढाई हो जाएगा, तो ये याद रखेगा। लैक्टिस अम्ल दूध, दही, अचार और खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। एसेटिक अम्ल में एथेनॉलिक अम्ल कहा जाता है। तो एसेटिक अम्ल को क्या बोला जाता है? तो एथेनाइल अम्ल बोला जाता है। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, तो ये आप याद रखिएगा। आमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियाँ होती है जिससे जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में HCl अम्ल पाया जाता है तथा यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है एवं हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है तथा हड्डियों को गलाता है। लैक्टोज दूध शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। देखिए कि लाइपेज शेष वसाओं को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। टाइलिन एक एंजाइम है जो भोजन को जटिल अणुओं तथा मंड को सरल अणु शर्करा में बदल देता है, तो ये याद रखेगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो फैराडे का नियम है, ये आपका गैस से संबंधित नहीं है और बाकी सभी गैस से संबंधित है। देखिए फैराडे का पहला नियम यह बताता है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का कुल द्रव्यमान विद्युत अपघटन में प्रवाहित हुए संपूर्ण विद्युत आवेश के अनुक्रमान्वित होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, बॉयल का नियम देखिए। बॉयल के नियम देखिए, इस नियम का प्रतिपादन रॉबर्ट बॉयल 1662 ईस्वी में किया था। इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात दाब बढ़ने पर गैस का आयतन कम हो जाता है। आगे देखिएगा कि चार्ल्स का नियम है, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, अर्थात ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ता है और घटने पर घटता है। आगे देखिएगा कि ये गे लुसांग का नियम है, स्थिर तापमान पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, अर्थात गैस के ताप बढ़ने पर दाब बढ़ जाता है और दाब कम करने पर दाब भी कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, फेल्सपार अयस्क है। तो फेल्सपार किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एल्युमिनियम का हो जाएगा। देखिए कि चांदी अयस्क मतलब क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है तो उसका कच्चा माल होता है, उसी से ये बनता है, निकलता है। तो देखिए कि चांदी का अयस्क हो जाएगा अर्जेंटाइन और नेटिव सिल्वर, इजराइट और हन सिल्वर और रूबी सिल्वर हो जाएगा। तांबा का क्यूप्राइस, कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइट्स और मेलाटाइट हो जाएगा। सोना का केल्वोराइट, सिल्वोनाराइट और क्रेन राइट हो जाएगा। सोडियम का चिली सल्फेट, ट्रोना और बोरोक्स हो जाएगा। टीन का देखिए कि कैसीटेराइट हो जाएगा। एल्युमिनियम का बक्साइड और कोडर्मन हो जाएगा। आयरन का देखिए कि हेमेटाइट, लिमोटाइट और मैग्नेटाइट और सीरेडेटाइट आयरन पर ऑक्साइड हो जाएगा। जिंक का देखिए कि जिंक ब्लेड, केलोमाइट, जिंकाइट हो जाएगा। मैग्नीशियम का देखिए मैग्नेसाइट और डोलोमाइट और इप्सन लवण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फ्यूज का तार बना होता है। तो फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो सीसा और टीन से बना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कि फ्यूज का तार प्रयुक्त परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है और ये इसमें टीन 63%, सीसा 37% का मिश्र धातु होता है। यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, इसका गलनांक कम होता है और एक फ्यूज अति भारण से विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है। देखिए कि ACTH हार्मोन स्रावित होता है, तो ये कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी सही है, पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 81 का। देखिए कि ACTH हार्मोन एड्रिनल टॉक्सिन के स्राव को नियंत्रित करता है और अधिवृक्क ग्रंथि अधिवृक्क बिलकुट का निर्माण करता है जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के उपचयन को विनियमित करने में मदद करता है। इंसुलिन और ग्लूकोन अन्यायशय में उत्पन्न होते हैं जो ग्लूकोज स्तर को घटाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पैराऑटो ग्रंथि पैराथर्मोन नामक एक हार्मोन का स्राव करती है जो रक्त में कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। पीयूष ग्रंथि से STH और AGHTS हार्मोन अतिस्रावित होता है। देखिए कि मेलेटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि को से स्रावित होता है, रेनिन वक्र से स्रावित होता है, तो ये याद रखेगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के दृढ़तर हिस्सों से दुर्बल हिस्सों में गतिमान होता है वह है, तो वह क्या है? तो प्रति चुंबकीय है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
देखिए प्रति चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकीय हो जाते हैं। ये पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप लाए जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं। इन्हें प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। बिस्मथ, तांबा, चांदी, सोना, नमक, जल, पारा आदि इसका उदाहरण है। अणु चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर आकर्षण होती है और इन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकीय हो जाते हैं तथा किसी चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर सिक्की की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ईंधन को द्वितीयक ईंधन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कोयला गैस को। देखिए कि कोक और गैसोलीन, केरोसिन द्वितीय व्युत्पन्न ईंधन के उदाहरण है क्योंकि ये प्राथमिक ईंधन के प्रसंस्करण के माध्यम से प्राप्त होता है। तो वैसे ईंधन जो प्राकृतिक द्वारा सीधे तौर पर प्राप्त होता है उसे प्राथमिक ईंधन बोला जाता है, जैसे लकड़ी हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, ये सब। आगे देखेंगे लोग, एसिटिलीन और सिंथेसिन गैस द्वितीय गैसीय ईंधन है। संपीड़न प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट सबसे उच्च ये कोयला माना जाता है, इसमें लगभग 90% कार्बन होता है और सबसे खराब पीट कोयला होता है, तो ये याद रखिएगा। जब किसी ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता सीमित हो तो ऐसे स्रोत से प्राप्त ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा बोला जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और सेल गैस, और ये हो जाएगा आपका परमाणु गैस। भारत में पेट्रोलियम के भंडार देखिए कि असम, गुजरात, राजस्थान के स्थान क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय है। उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का विकास जीवाश्म युक्त अवसादी सेलों में होता है। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है, किसी जीव में हुए आकस्मिक वंशानुगति परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो उत्परिवर्तन बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए कि विनिमयन मतलब इसका मतलब होता है किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान विनिमय पद्धति बोला जाता है। सहलग्नता एक ही सूत्र पर स्थित जीनों में एक वंशागति होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसे ही सहलग्नता कहते हैं। प्राकृतिक वर्णन बोला जाता है, देखिए जिस प्रक्रिया द्वारा किसी संख्या में कोई जैविक गुण या कम अधिक हो जाता है तो उसे प्राकृतिक वर्णन कहते हैं। अगला 85 नंबर क्वेश्चन है, संचरणीय रोग के संचरण के संबंध में विज्ञान की जिस शाखा द्वारा काम किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जानपदिक रोग विज्ञान, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा, गैर संचारी रोग के लिए किसी जैविक कर्म को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है, जैसे अस्थमा, मधुमेह और हृदय रोग। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी प्राणियों के लिए सभी प्रतिरक्षा तंत्रों का अध्ययन किया जाता है उसे प्रतिरक्षा विज्ञान बोला जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष पार्किंसन रोग का उपचार करने के लिए औषधि का एक स्रोत है? तो देखिएगा उस पेड़ का नाम है आपका कठलता, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो देखिएगा कि यूकेलिप्स या नीलगिरी के तेल में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो त्वचा के हर संक्रमण को दूर करता है। शीशम भारतीय उपमहाद्वीप का वृक्ष है जिसकी लकड़ियों से फर्नीचर बनता है और शीशम के पत्ते से निकलने वाले चिपचिपा पदार्थ कई रोगों के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे दर्द और सादरोधी और श्वसन रोकने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका देखिएगा तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बारे में और देखा जाए, अधिक गुणभार वाले कार्बनिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे और संश्लेषित रबर आदि बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। थर्मोप्लास्टिक देखिए कि ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम होकर पिघल जाते हैं थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं, जैसे पीवीसी और नायलॉन हो जाएगा। अगला देखिएगा कि थर्मोसेंटिक प्लास्टिक, इस तरह के प्लास्टिक पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और उन्हें पिघला के सांचे में डालकर वांछित आकार में ढाल दिया जाता है। एक बार कठोर होने पर इन्हें दोबारा पिघलाया नहीं जा सकता है। तो ये है आपका उदाहरण में बेकेलाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, तो किस पर निर्भर नहीं करती है? तो उस पथ पर जिस पर अंतिम उत्पादन प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कि ऊष्मा अभिक्रिया के ताप पर अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई हो या स्थिर आयतन पे, सभी पे निर्भर करता है। ऊष्मा द्वारा की गई अपघटन अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। किसी पिंड की ऊष्मा धारिता केवल पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। विशिष्ट ऊष्मा दी गई ऊष्मा पर निर्भर नहीं करती है क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के प्रति इकाई द्रव्यमान के लिए आवश्यक ऊष्मा
ऊर्जा की गणना विशिष्ट ऊष्मा द्वारा प्राप्त किए गए के लिए ऊष्मा से की जा सकती है। आगे देखिएगा 89 नंबर क्वेश्चन है, पेयजल में एंटी अबीबा हिस्टोलिका का होना एक संकेत है। तो ये किसका संकेत है? तो बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए कि एंटी अबीबा हिस्टोलिका की खोज सोडिन के द्वारा किया गया था 1903 में। हैजा रोग बियोप्री कोलोरी नामक जीवाणु से होता है, जो कि जल खाद्य पदार्थ मक्खियों द्वारा तेजी से फैलता है। टाइफाइड को आंत की बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। देखिए कि टाइफाइड के उपचार हेतु क्लोरोमाइसिटिन वर्ग की एंटीबायोटिक लेना चाहिए। डायरिया पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। पीड़क नाशक के रूप में डीडीटी के प्रयोग की जाती है। डीडीटी के प्रयोग की हानि होती है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्राकृतिक में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है। देखिए कि डीडीटी एक अजैविक निम्नीकरण प्रदूषण है और डीडीटी की खोज पॉल हरमन मुलर ने की थी। डीडीटी का उपयोग संश्लेषित कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरोफेनिक्यूलोसिस होता है। डीडीटी एक खतरनाक पदार्थ होता है जो मनुष्य में यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों में योगदान देता है, जैसे मधुमेह, कैंसर का खतरा हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, यदि a/b तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 1 हो तो इसमें कौन सा बड़ा हो जाएगा? तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आप बताइए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसके बना दिया गया है, तो आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इतना बराबर 4 है, यानी x² प्लस y² प्लस 1/x² प्लस 1/v² हो जाएगा। तो 4 दिया गया है, तो x² और y² का मान बताना है। तो इसका मान 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसमें देखिए कि यहाँ पे बना दिया गया है, तो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयताकार बक्से की तीनों विमाओं का योग 12 सेंटीमीटर है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस बक्से के भीतर रखी जा सकने वाली किसी छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और देख लीजिए यहाँ पे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, x + 1/x बराबर √3 हो, तो x का आपका देखिएगा पावर 18 दिया गया है, प्लस x का 12 दिया गया है, प्लस 6 दिया है, प्लस 1 का मान क्या होगा? तो इसका मान 0 हो जाएगा। ये सभी यहाँ पे बनाया गया है, तो देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग, 95 नंबर क्वेश्चन है, किसी सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 8 गुने से 18 डिग्री अधिक है, तदनुसार उस बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी होगी? तो 20 भुजा होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज ABC की 2 माध्यमिकाएं AD और BE समकोण बनाते हुए G पर काटती है। तदनुसार यदि AD बराबर 9 सेंटीमीटर तथा BE बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो BD की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी? तो इसका राइट आंसर सी सही है, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 96 के बाद 97 नंबर क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 14√3 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसके अंतर्वृत्ति का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर होगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर। 98 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि रानी का भार मीना के भार से 25% और तारा के भार से 40% अधिक है, तदनुसार तारा के भार का कितना प्रतिशत होगा और कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर होगा? तो ये तो आप आसानी से बना सकते हैं, ऐसे भी बनाया जा सकता है और 2-3 तरीका है। तो यहाँ पे आपका देखिए बना भी दिया गया है। तो इसका राइट आंसर 98 का आपका ए सही हो जाएगा, 160%। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई जाती है। यदि उसमें से 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में और शेष शेयरों में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 570 हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे बनाया गया है, आप देख लीजिए। यदि 2000 का पावर 10 दिया गया है और इसका मान इतना दिया गया है, तो के का मान पूछा जा रहा है, के का मान 33 हो जाएगा। यहाँ पे बना दिया गया है, तो आप देख लीजिए। इस प्रकार देखिएगा कि हम लोग का 100 क्वेश्चन खत्म हो गया। मैथ का क्वेश्चन इसमें बनाया गया है, तो उसमें सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है और अच्छी तरीक़ा से बनाया गया है। तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो इसी के साथ इसे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।